Hello student, good afternoon. Now we discuss about current density. अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? करंट डेंसिटी। तो देखो ये आपके पास जो करंट डेंसिटी है वो क्या होती है, जैसे कि लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी और होम्स लॉ। अभी हमारे पास क्या है? करंट डेंसिटी। तो ये जो करंट डेंसिटी है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से, ये हमारे पास क्या होती है कि जो भी करंट फ्लो कर रहा है किसी एरिया के अंदर, मींस करंट डेंसिटी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग पर नीड एरिया। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो एरिया है वो जिधर भी करंट फ्लो कर रहा है उसके नॉर्मल होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये हमने एक कंडक्टर ले लिया, तो ये जो एरिया है ये इस करंट जो फ्लो कर रहा है उसके नॉर्मल है। जनरली हम ये ले लेंगे इस तरह से कि यहाँ इसके अंदर से जो ये हमारे पास एरिया है इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसके ये जो एरिया है वो नॉर्मल है। तो एरिया वेक्टर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? इसके पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होता है? आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल वेक्टर को क्या लेते हैं? हम एरिया वेक्टर लेते हैं, जैसे कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक कंडीशन है इसके लिए कि करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया होता है, लेकिन एरिया इज हेल्ड इन डायरेक्शन नॉर्मल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इसीलिए वैसे तो देखो ये आपके पास करंट पर यूनिट एरिया, करंट भी स्केलर क्वांटिटी, एरिया भी स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि एरिया ट्रीट किया जाता है एज ए वेक्टर, जैसे कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। पैरेललोग्राम के अंदर भी जैसे आपको बताया था कि एरिया को वेक्टर ही लिया जाता है। तो ये जो क्वांटिटी है हमारे पास, नेक्स्ट जो टर्म है करंट डेंसिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होती है। अब यहाँ पर देखो ये तो क्या था हमारे पास कि एरिया है वो हमने इस टाइप से ले लिया। अगर मान लीजिए सपोज करो ये ही कंडक्टर है और इसका एरिया है वो थोड़ा सा इस टाइप से हो गया, तब हम करंट डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तब करंट डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये एरिया, ये जो एरिया था ना इसको इस तरह से थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दिया, मीन्स इस तरह की कंडीशन बना दी, इस एरिया को रोटेट करके ऐसे बना दिया। ये हमारे पास इस तरह से एरिया था, इसको थोड़ा सा रोटेट करके इस तरह से बना दिया। तो देखो बेटा अब जो एरिया वेक्टर है ये हो जाएगा एरिया वेक्टर, क्योंकि थोड़ा सा रोटेट कर दिया, अभी इक्वल नहीं है, थोड़ा सा इसको रोटेट किया तो एरिया वेक्टर हो जाएगा। मीन्स कुछ एंगल से रोटेट किया है, और जब भी एंगल से रोटेट करते हैं तो रेक्टेंगल कंपोनेंट में जोड़ करते हैं, तो ये हमारे पास इधर क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा, और ये हमारे पास क्या हो गया? ए कोस थीटा। अब यहाँ पर जो करंट डेंसिटी है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फिर? आई बाई ए कोस थीटा। मीन्स यहां से हमारे पास J इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सॉरी, I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जे ए कोस ऑफ थीटा। तो फिर हम क्या लिख देंगे इसको कि कोस थीटा है, तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या हो गया? डॉट प्रोडक्ट। यहाँ जो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है वो ऑलवेज हमारे पास कैसी क्वांटिटी आती है? स्केलर क्वांटिटी। तो करंट स्केलर क्वांटिटी है, बट करंट डेंसिटी है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, और उसकी डायरेक्शन वही होती है जो डायरेक्शन ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज होती है। अब अगर मान लीजिए ये जो एरिया है वो स्मॉल एरिया ले लिया जाए, तो करंट है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। जब एरिया को अगर हम स्मॉल लेते हैं तो करंट है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा? स्मॉल। फिर टोटल निकालने के लिए हम किसकी बात करेंगे? इंटीग्रेशन की बात करेंगे। फिर ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? जे इंटू डी। ए से रिप्रेजेंट कर दो आपकी इच्छा है, या डी एस से रिप्रेजेंट कर दो, जैसे कि यहाँ पर हमने ए से रिप्रेजेंट कर रखा था, इसलिए यहाँ पर भी हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? ए से। अगर आपकी इच्छा है तो आप एस से रिप्रेजेंट करना चाहो तो एरिया को एस से रिप्रेजेंट कर देना। तो अब हमारे पास जो आई है वो इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका? जे इंटू डी ए का। अब अगर मान लीजिए इस पे 1 मार्क्स में क्वेश्चन है और वो किस तरह से पूछ सकते हैं, करंट डेंसिटी काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके पास ये। तो देखो बेटा यहां से हमारे पास क्या है कि J इज इक्वल टू आई बाई ए है। अगर हम I को कॉन्स्टेंटली लें कि करंट तो हमारे पास कांस्टेंट है, जैसे कि हमारे पास इस तरह से कंडक्टर है कि उसके अंदर करंट तो हमने कांस्टेंट ले लिया, तो यहां से आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है कि J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मीन्स हम इस तरह से ले लेते हैं एरिया कि यहां से तो एरिया को ज्यादा ले लिया और यहां से जो एरिया है उसको हमने कम ले लिया।
ये एरिया हमारे पास A1 है और ये जो एरिया है उसको हमने ले लिया A2। मीन्स हमने क्या ले लिया कि यहाँ से हमें दिख रहा है कि A1 है वो ग्रेटर A2 है। अब जब A1 ग्रेटर A2 है तो करंट डेंसिटी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। इट मीन्स यहाँ से हम क्या कह देंगे कि यहाँ पर जो करंट डेंसिटी है J1 वो लेस है किससे, J2 से। और देखो बेटा हम किस तरह से कर सकते हैं, शायद आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर हम जैसे अभी हमने I को कांस्टेंट लिया था तब हमने देखा कि J है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया की। अब हम क्या कर लेते हैं कि J को ही कांस्टेंट ले लेते हैं कि करंट डेंसिटी है उसको कांस्टेंट ले लिया, J को कांस्टेंट ले लिया। तो देखो बेटा यहाँ से I है वो ऐसे लिख देंगे ना J इंटू A। अब J को कांस्टेंट ले लिया तो I है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। मीन्स अगर यही एग्जांपल ले ले हम दोबारा इस तरह से ले लिया कि यहाँ पर हमारे पास A1 है वो ग्रेटर है A2 से और करंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। इट मीन्स I1 है वो भी ग्रेटर क्या हो जाएगा, I2 के। तो इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं कि जैसे कि ये कह दिया कि करंट डेंसिटी रिमेनिंग कांस्टेंट इफ वी इंक्रीज द एरिया देन व्हाट इफेक्ट ऑन करंट। तो इंक्रीज करेंगे एरिया को तो करंट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा है कि अगर ये कांस्टेंट लेंगे तो I है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अभी I को कांस्टेंट ले लिया था, अब एरिया को कांस्टेंट ले लेते हैं। एरिया को कांस्टेंट लेने का मतलब ये इस तरह से एरिया ले लिया, इतना एरिया इधर, इतना एरिया इधर। अगर एरिया को कांस्टेंट ले लेंगे तो J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो करंट है वो क्या करेगा, जितना जैसे J है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I मीन जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ही हमारे पास करंट डेंसिटी होगी। तो यहाँ पर जब एरिया सेम लेते हैं तो डिपेंड करता है करंट के फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ही ज्यादा हमारे पास करंट डेंसिटी होगी। तो ये थी हमारे पास करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम J से और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन वही है जो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर मान लीजिए जैसे कि हमारे पास ये था कि वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट में हमने रिलेशन पढ़ा था, I इक्वल टू कितना था, NEAVD था। तो यहाँ पर देखो बेटा I बाई A इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो I बाई A हमारे पास क्या होता है, J करंट डेंसिटी। और भी अगर मान लीजिए हम इसमें रिलेशन चाहें, जितने चाहें उतने देखो करंट डेंसिटी और अगर मान लीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन चाहिए तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर दोगे। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चाहिए तो ये E टाउ बाई M होता ही है। तो यहाँ से J इक्वल टू कितना आ जाएगा, NE स्क्वायर E टाउ बाई M आ जाएगा। तो जितने चाहो उतने आप रिलेशन इनके बीच में निकाल सकते हो। तो ये था हमारे पास रिलेशन बिटवीन, जैसे यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी के बीच में रिलेशन है। अब ऐसे ही हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस देखो छोटे छोटे टर्म है कुछ ये, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं G से। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट हमारे पास ओम थी तो मीन्स इसको हम क्या लिख देंगे, ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को ही क्या लिख देते हैं, महो। मोम इनवर्स है उसी को हम क्या लिख देंगे, महो। तो जी हमारे पास कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो जो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला था उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो हमारे पास किसका आ जाएगा, कंडक्टेंस का। तो शायद आपको रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला समझ आ ही गया था कि V बाई I इक्वल टू किसके इक्वल था, R के इक्वल। V को हम किससे निकालते हैं, W बाई Q से। तो वर्क डन का होता है M1 L2 T-2 और चार्ज का हमारे पास क्या होता है, Q इक्वल टू IT और ये हमारे पास क्या है, A। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, M1 L2, इस T को ऊपर लेके जाएंगे T-3, A को ऊपर लेके जाएंगे A-2। तो ये हमारे पास क्या आया था, डायमेंशनल फॉर्मूला रेजिस्टेंस का आया था। कंडक्टेंस का चाहिए था तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, जहां प्लस है वहां माइनस और माइनस है वहां प्लस। तो ये हमारे पास किसका हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर G। तो कंडक्टेंस हमारे पास क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। अभी जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा से। कंडक्टिविटी
कंडक्टिविटी क्या होती है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। जैसे कि हमने देखा था कि जो मेटल्स होती हैं उनकी रेजिस्टिविटी लो होती है, इट मीन्स कंडक्टिविटी हाई होती है। इंसुलेटर्स होती हैं उनकी रेजिस्टिविटी हाई है, इट मीन्स कंडक्टिविटी लो है। तो कंडक्टिविटी हमारे पास क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था कि रेजिस्टिविटी की यूनिट थी वो ओम मीटर थी, तो यहाँ हम इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स को किसका नाम देंगे? महो मीटर इनवर्स। और इसी को किसका नाम दे देंगे? साइमन मीटर इनवर्स। तो ये हमारे पास क्या है? इसकी यूनिट। अब रेजिस्टिविटी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला जो आपने पढ़ाई था कि जो रेजिस्टेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया था उसमें एक एल्कोहल इंक्लूड कर देना है और उसका रेसिप्रोकल करोगे तो हमारे पास किसका आ जाएगा? कंडक्टिविटी का। तो ये थे हमारे पास कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी। देखो कंडक्टिविटी पढ़ी है, करंट डेंसिटी पढ़ी है और हमने क्या पढ़ा अभी? कंडक्टेंस। अब अगर मान लीजिए आपसे रिलेशन पूछ लिया जाए, ये काफी इंपोर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जो करंट डेंसिटी है और जो कंडक्टिविटी होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो इनके बीच में जो रिलेशन आता है वो हमारे पास ये आता है, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। कई बार इस तरह से भी पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को कि टू प्रूव J इज इक्वल टू सिग्मा ई, इस तरह से भी ये पूछ लिया जाता है। तो देखो बेटा किस तरह से रिलेशन करेंगे, हमारे पास J भी आना चाहिए, सिग्मा भी आना चाहिए और E भी आना चाहिए। तो वी नो दैट ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको पीछे भी बताया था कि I इज इक्वल टू क्या होता है? NeABD, क्योंकि यहां से ही हमारे पास रिलेशन बन सकता है। एक को हम यहाँ नीचे ले आएंगे NeBD और I/A हमारे पास किसके इक्वल होता है? J के इक्वल। NeVD की जगह पुट कर देंगे E टाउ बाई M, तो ये वैल्यू आ जाएगी J इज इक्वल टू NE स्क्वायर E टाउ बाई M। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई J इज इक्वल टू, ये हमने पढ़ा था पीछे, रो इज इक्वल टू क्या होता है? M/NE स्क्वायर टाउ। जो रेजिस्टिविटी होती है या क्या कहेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू थी वो हमारे पास क्या आई थी? M/NE स्क्वायर टाउ। तो यहां से हम इसको क्या लिख देंगे? J इज इक्वल टू E डिवाइड बाई, इसको हम ऐसे लिख देंगे M/NE स्क्वायर टाउ, क्योंकि ये हमारे पास NE स्क्वायर टाउ ऊपर ही जाएगा, इस तरह से लिख देंगे। तो ये J इज इक्वल टू E बाई क्या आ गया? ये रो। और अभी हमने देखा था कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो यहां से वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई? 1/रो की जगह कितना पुट कर देंगे? सिग्मा। तो J इज इक्वल टू कितना आ गया? सिग्मा E। और ये काफी इंपोर्टेंट रिलेशन है, द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इनके बीच में जो रिलेशन है वो हमारे पास क्या होता है? J इज इक्वल टू सिग्मा E। दोबारा देख लो एक बार, I इज इक्वल टू NeABD होता ही है रिलेशन। A को यहाँ नीचे ले आए, I/A क्या बन जाएगा? JVD, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया? E टाउ बाई M। यहां से देखो NE स्क्वायर E टाउ बाई M, इसको हमने क्या लिख दिया? E/M/NE स्क्वायर टाउ। और M/NE स्क्वायर टाउ किसके इक्वल होता है? रेजिस्टिविटी के इक्वल। और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी को क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी। तो ये था हमारे पास रिलेशन बिटवीन J, सिग्मा एंड E। अब एक जो छोटा सा टॉपिक है और आ गया हमारे पास, जैसे कि कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है? जो सेमीकंडक्टर की या आपके पास जो मेटल्स हैं, तो मेटल्स ये जो कंडक्टिविटी के बेस पे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को डिफाइन करना है। तो व्हिच कंडक्टिविटी इज हाई इज नोन एज कंडक्टर। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास सिल्वर है, कॉपर, जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इनकी कंडक्टिविटी है वो हमारे पास क्या रहेगी? हाई, रेजिस्टिविटी लो। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की कंडक्टिविटी लाई करती है बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। और इंसुलेटर होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, मींस कंडक्टिविटी लो होती है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास पेपर है, वुड है, एटसेट्रा। और सेमीकंडक्टर के अंदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर हम सिलिकॉन, जर्मेनियम इनका यूज करते हैं, जो कि जिनकी कंडक्टिविटी है वो लाई करती है बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर, उनको हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस।
एक छोटा सा और है हमारे पास टॉपिक, जैसे कि उसमें हमारे पास जैसे मोबिलिटी और रजिस्टिविटी, इनके बीच में रिलेशन पूछ लिया जाए तो देखो बेटा बिल्कुल सिंपल सा है ये भी। I इक्वल टू NEAVD मीन्स अब हमें मोबिलिटी के फॉर्म में चाहिए इसको। तो मोबिलिटी के फॉर्म में हमने पढ़ा था कि मोबिलिटी हमारे पास क्या होती है, डिफ्ट वेलोसिटी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स डिफ्ट वेलोसिटी को हम क्या लिख देंगे, VD इक्वल टू म्यू इंटू E। तो I बाई A NEVD, I बाई A की जगह तो पुट कर देंगे हम J NE और VD की जगह हम पुट कर देंगे म्यू इंटू E। अब यहां से J अभी हमने पढ़ा था ना, J इक्वल टू कितना था, सिग्मा E, तो NE म्यू E। अब देखो बेटा E से E तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा इक्वल टू कितना आ जाएगा, NE म्यू आ जाएगा। मीन्स ये तो हमारे पास कंडक्टिविटी और मोबिलिटी के बीच में रिलेशन आ गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि कंडक्टिविटी और मोबिलिटी में रिलेशन क्या है, तो ये रिलेशन हमारे पास है कंडक्टिविटी और मोबिलिटी में रिलेशन। लेकिन रजिस्टिविटी में चाहिए आपको, तो सिग्मा की जगह कितना पुट कर दोगे, 1 बाय रो। तो यहां से रो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, NE म्यू। तो ये हमारे पास है रिलेशन बिटवीन, रिलेशन है किसके बीच में है, रजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी। ये काफी इंपोर्टेंट है रिलेशन, कि जब इस तरह से टर्म तो आपसे करंट डेंसिटी के ऊपर 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आपके पास रिलेशन ही पूछे जाते हैं, जैसे J सिग्मा E में रिलेशन पूछ लिया, इसी तरह से कंडक्टिविटी और मोबिलिटी में रिलेशन पूछ लिया, इसी तरह से रजिस्टिविटी और मोबिलिटी में रिलेशन पूछ लिया। तो यहां से भी बेटा देखो आपके पास जो कंडक्टिविटी है, अगर मान लीजिए एक पूछ लिया जाए, जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके पास जो रजिस्टिविटी है, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो बिल्कुल वही फैक्टर आपके पास कंडक्टिविटी को करेंगे। तो जैसे कि हमने पढ़ा था रो इज इक्वल टू M बाई N स्क्वायर टाउ पढ़ा था, और ये तो हमारे पास रजिस्टिविटी था, लेकिन इसको कंडक्टिविटी की फॉर्म में लिखना है, तो कंडक्टिविटी के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहां से बिल्कुल साफ दिख रहा है कि कंडक्टिविटी है वो देखो E और M तो कांस्टेंट है, तो कंडक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, कि जिसके अंदर नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा होंगी, उसकी कंडक्टिविटी हाई रहेगी। और यहाँ से कंडक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिलैक्सेशन टाइम के, कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल वो जल्दी जल्दी एक्सेलरेट करना स्टार्ट करते हैं, मीन्स रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज होता है, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। लेकिन जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस, रजिस्टिविटी के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, और हमारे पास जो रिलेशन है इनके बीच में J सिग्मा और E इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। लेकिन ध्यान रखना रजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से नाम से ही ज्यादातर पूछा जाता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।